बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इख्तलाफी नोट और मैं हूँ मेरुबाब। नाज़रीन, मोदी सरकार के झूठ एक के बाद एक बेनकाब हो रहे हैं और यही वजह है कि वो अपने जो तारीफ़ें करते नहीं थकते थे अब तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्योंकि हकीकत दावों के बिल्कुल बरक्स दिखाई दे रही है। लेकिन मोदी सरकार अपनों से भी नाराज़ हैं और पाकिस्तान से शिकस्त को वो तस्लीम कर रहे हैं। राजनीति के कारण देश का बहुत नुकसान हुआ है। मैं इन लोगों को स्पष्ट कहता हूं कि मोदी विरोध करना हो तो जरूर कीजिए, हमारी योजनाओं में कमियां निकालिए, उनका क्या असर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पर सरकार की भरसक आलोचना कीजिए, आपका हमेशा स्वागत है। लेकिन देश के सुरक्षा हितों का, देश के हित का विरोध मत कीजिए। तो अपने नाराज क्यों हो गए, इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाई साहब ने। शुक्रिया आपके वक्त का। मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सुहेल वड़ाई साहब, ये जो मोदी सरकार के खिलाफ अपने ही आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, भारत में जो आवाज़ें उठ रही हैं, कितनी ताकतवर हैं ये आवाज़ें? मोदी साहब बावजूद इसके कि बड़े अक्लमंद सियासतदान हैं, चूँकि इंतहा पसंदाना सियासत करते हैं तो इनको इनकी यही इंतहा पसंदी खा जाएगी। उसकी वजह ये होती है कि जब इंतहा पसंदी का मुकाबला एतदाल पसंदी से होता है तो फिर अल्टीमेटली एतदाल पसंदी जो है इसकी उम्र ज़्यादा लंबी है। इंतहा पसंदी थोड़ी देर के लिए आती है, छाती है और फिर ज़वाल पजीर हो जाती है, जबकि एतदाल पसंदी जब से दुनिया आई है और जब से दुनिया तक रहेगी उस वक़्त तक इसने कायम रहना है। तो मोदी जी ने अपनी इंतहा पसंदी से पिछला इलेक्शन जीता, उसके ज़ोर पे सारी जो हिंदुस्तान है उसको खड़ा किया हिंदुत्वता के नाम पर। लेकिन यही इंतहा पसंदी अब उनको खा रही है, क्योंकि इस इंतहा पसंदी का कोई एंड नहीं होता, कोई इसका ख़ात्मा नहीं होता। तो मोदी साहब के लिए ये एक मौका है, डिफाइनिंग मोमेंट है कि वो अपने इस इलेक्शन को बजाय एंटी पाकिस्तान, प्रो वार और प्रो हिंदू बनाने की बजाय अब भी अपने इलेक्शन को सिर्फ प्रो इंडिया, प्रो सेकुलर और पीस फॉर पीस बनाएं। ये उनको जो है इससे उनको मज़ीद अरसा मिलेगा। जंग की बातें करेंगे तो किसी भी दिन उनको इस इम्तिहान से गुज़रना पड़ेगा और जिस इम्तिहान में वो लाजमी फेल हो जाएंगे। मजहर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं ये जो आवाज़ें उठ रही हैं, भारत के अपने अंदरूनी मामलात हैं या पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कामयाबी, जिस तरह से हमने हक़ाइक़ दिखाए? देखिए, दोनों ही चीज़ें होती हैं। भारत को बदलते हुए भारत को हमें समझना पड़ेगा और इस छोटे से कॉन्फ्लिक्ट में भी जो अभी हमें पिछले चंद दिनों में नज़र आया, उसमें हमारे लिए भी बहुत चीज़ें हैं, हमारे लिए भी बहुत से सबक हैं। हमें भी ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उसमें बाद अक़ात आपके मुल्क में भी कुछ एक मुख्तलिफ सी आवाज़ें आती हैं, जिसे हम तनकीद कहते हैं, जो आप पर तनकीद करते हैं या हुकूमत पे तनकीद करते हैं। तो हमें तनकीद को समझने की ज़रूरत है कि तनकीद होती क्या है। तनकीद एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र का नाम होता है, जो आपके शायद जो मेजॉरिटी व्यूज़ हैं उससे डिफ़र करता हो, लेकिन बाद में आपको अंदाज़ा होता है कि वही व्यू सही था। हमारे मुल्क में भी हमने देखा, पिछले कई दहाइयों से हमने देखा कि जो डिसेंटिंग वॉइसेस होती हैं, हम आम तौर पे उनको कभी गद्दार का सर्टिफिकेट दे देते थे, कभी हम कुछ और कह देते थे, कभी हम अपने उसी दायरे इख्तियार से बाहर निकल के बहुत सी बातें कर लेते थे। लेकिन बाद की तारीख़ ने बताया कि शायद वो जो आवाज़ें थीं वही दुरुस्त आवाज़ें थीं, वो सही कह रहे थे। उस वक्त शायद हमें महसूस नहीं हो रहा था। यही इस वक्त भारत में हो रहा है कि भारत में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, जंगी जुनून से आप अगर इंतखाबात जीतने का सिलसिला चल पड़ा तो आप इलेक्शन तो जीत जाएंगे, लेकिन मुल्क के अंदर जो खलफशार पैदा होगा, जो इंतहा पसंदी की लहर आएगी और जो हमें भारत में नज़र आ रही है, बदलते हुए भारत में नज़र आ रही है कि आज एक इंतहाई भारत में एक इंतहा पसंद के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन आ गया है। इसीलिए कभी भी भारत के साथ जंग की बुनियाद पे
भारत कभी भी पाकिस्तान के इलेक्शन का इशू नहीं रहा। ये चीज़ हमें भारत में नज़र नहीं आती। तो इस एतबार से देखें तो हमें भी बहुत सी चीज़ें इस वक्त भी करने की ज़रूरत है, ताकि हम अगर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बड़ी लड़ाई से निकल कर आए हैं तो इंतहा पसंदी को ख़त्म करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंतहा पसंदी से ही दहशतगर्दी जन्म लेती है, और ये एक हमारा एक बड़ा मसला रहा है। तो हमें इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ हमें भी बहुत से सबक सीखते हैं। लेकिन भारत के लिए, जिस तरह अभी सुहेल साहब कह रहे थे कि मोदी साहब ने जो बीज शायद हमारे लिए बोया था, आज वो खुद उस कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो गए हैं। मोदी जी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हैं हबीब अकरम साहब, यही वजह है कि वो अपनों से भी नाराज दिखाई दे रहे हैं और इलेक्शन हाथ से जाता नजर आ रहा है उन्हें? देखिए, इस वक्त जैसे बात हो रही है कि भारत के अंदर जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, इख्तलाफी आवाज़ें हैं, वो दो तरह की हैं। एक तो वो आवाज़ है जो फैक्ट्स को कह रही है कि आप, मोदी जी को कह रही है कि आपने और आपकी सेना ने जो फैक्ट्स हमें बताए बालाकोट के बारे में या पाकिस्तान पर हमले के बारे में, वो फैक्ट्स दुरुस्त नहीं है। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि अगर आपने बालाकोट पर हमला किया था तो हमें आप उसकी फुटेज दिखा दें, हमें ये बताइए कि आपने जो F-16 गिराने का दावा किया था वो कहाँ पे गिरा है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का कोई हाथ था। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो उठते हुए नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, और मेन स्ट्रीम मीडिया में अलबत्ता वो कम है। दूसरी वॉइसेस जो है, दूसरा जो मामला है वो है डिसेंट का, उनकी पॉलिसी के हवाले से। कुछ लोग ये समझते हैं और अब वो बोलने लगे हैं कि पाकिस्तान के साथ मामलात अमन से हल करने चाहिए, हमें मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। उसमें जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, अब वो भी हम देख रहे हैं कि जो चंद दिन पहले तक किसी और रास्ते पे थे, अब वो रुजू करते हुए दोबारा पीस की तरफ आ रहे हैं और वो पाकिस्तान के हवाले से बात करें अपने इंडिया में, कि दबाव डाल रहे हैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट पे कि आप मुज़ाकरात की तरफ आएँ या कम से कम जो मौजूदा एस्केलेशन हो रही है इसको रोके और डी एस्केलेट करे सूरत हाल को। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं, मजमूई तौर पर सूरत हाल दोनों मुल्कों में, हमारे पाकिस्तान में बहुत कम लेकिन भारत में बहुत ज्यादा, फैक्ट्स अपने अपने होते हैं, सच अपना अपना होता है जिसे दूसरा झूठ करार दे रहा होता है। तो ये फिनोमेना जो है पिछले दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान में तो नजर नहीं आया, हालांकि इस कॉन्फ्लिक्ट में नजर आता है, लेकिन भारत में ये फिनोमेना बहुत ही ज्यादा नजर आया कि वहां के मीडिया ने, वहां की जो पॉलिटिकल क्लास है उसमें भी फैक्ट्स वो रहे जो उन्हें झूठ मूठ घड़ के बताए गए थे। और इस बात पे तनकीद होती रही उन लोगों पे, कांग्रेस पे तनकीद हो रही है, बहुजन समाज पार्टी पे तनकीद हो रही है, आम आदमी पार्टी पे जो केजरीवाल है उन्हें कहा जा रहा है कि गद्दार हो गए। इन लोगों पे तनकीद हो रही है कि ये वो लोग हैं जो फैक्ट्स मांग रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब आहिस्ता आहिस्ता अगले चंद दिनों में हम देख रहे हैं कि उन्हें शायद एक पॉलिटिकल वॉइस भी मिल जाए, और ये जो एस्केलेशन का मामला मोदी जी ने अपने इलेक्शन के लिए शुरू किया था शायद वो उनके गले पड़ जाए। साथ अगर पॉलिटिकल वॉइस मिल जाती है सारे मामले को, जिस तरह से फैक्ट्स मांगे जा रहे हैं मोदी सरकार से, आपको लगता है सोच की तब्दीली, कशीदगी में कमी लाएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि पिछले 3-4 दिन के अंदर, इंक्लूडिंग कल रात तक भी, कशीदगी में बज़ाहिर LOC के ऊपर कमी नहीं आई। हमारी शहादतें भी हुई हैं, पाकिस्तान की अफवाज वहाँ से जहरियत का पूरी तरह दिफा भी कर रही है। तो जहाँ पे एक तरफ नैरेटिव इंडिया का चेंज होता नज़र ज़रूर आ रहा है इंटरनली, लेकिन अभी तक कशीदगी में उस तरह कमी नहीं आई, कम से कम मिलिटरीली जो है उसमें कमी नहीं आई। मैं तमाम चीज़ों के अंदर, मैं ख़ास तौर पर मज़हर अब्बास साहब ने जो बात की कि मैं उससे पूरी तरह एग्री करता हूँ, लेकिन मैं इसमें 2 बातें और ऐड करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो एक चीज़ मोदी सरकार ने मिसकैलकुलेट की, वैसे तो बहुत सी इंटरनल चीज़ें मिसकैलकुलेट की, इंडिया के अंदर के रिस्पांस की, लेकिन एक जो बड़ी चीज़ उन्होंने मिसकैलकुलेट की वो पाकिस्तान का रिस्पांस था। सोचा ये जा रहा था, जो कि पिछले 5-1 साल के अंदर, जब से मोदी की गवर्नमेंट अपनी जाहिरियत के ऊपर मुख्तलिफ अंदाज के अंदर, खा वो कुलभूषण यादव हो, खा वो दूसरे इशूज़ हों, उस पर तुली हुई है, तो पाकिस्तान का रिस्पांस तकरीबन ना होने के बराबर था। हमने कुलभूषण यादव और दीगर केसेस
کیسز بھی بڑی کمزوری سے کم از کم انیشلی لڑے, اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی پہ اس طرح ہائی لائٹ نہیں کر سکے, ڈپلومیٹک پریشر کریٹ نہیں کر سکے, فورن منسٹرز ہمارے تھے نہیں اس وقت کے ٹائم پیریڈ کے اوپر. تو جو اس گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے جو ہم نے ڈپلومیٹک پریشر اور عمران خان صاحب کی جو پیس کو اپیل کرنے کی اپیلز تھیں, جو انہوں نے خاص طور پہ اپنے 2 ایڈریسز کے اندر کہا کہ میں انڈین گورنمنٹ کو اور انڈین عوام کو ایڈریس کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے, جو وہاں پہ بار بار وہ تقاریر چلائی گئی ان کے میڈیا کے اوپر. ایک تو یہ بات پاکستان کی طرف سے مس کیلکولیٹ کی مودی نے. دوسری بات جو انہوں نے آبویسلی مس کیلکولیٹ کی وہ ہماری ملٹری ایبلٹی ٹو ڈیفینڈ پاکستان کے فرنٹیئرز تھی, جس کے اندر ان کے جہاز بھی ضائع ہوئے, ان کے پائلٹ کو بھی ہم نے یہاں پہ کچھ پہلے پکڑا پھر ریلیز کر دیا گڈ ول جیسچر کے اندر. تو جو پاکستان کا رسپانس تھا, جب اس رسپانس کو انڈین میڈیا کے کچھ سین مائنڈڈ لوگ, کچھ سمجھدار لوگ انڈین رسپانس کے سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیس کی بات کر رہا ہے, پاکستان کی ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل میچورٹی بھی اس کا وزن بھی اس چیز کے اندر ہے کہ مودی سرکار کے خلاف اب انڈیا کے خلاف اندر آوازیں اٹھنی شروع ٹھیک ہے. اچھا سہیل بڑائی صاحب, جس طرح سے بی جے پی کے مخالف آوازیں بھارت میں اٹھ رہی ہیں, اب اس کے بعد آپ کو لگتا ہے دوسری سیاسی جماعتوں کو موقع ملے گا؟ میرا خیال ہے کہ ملنا چاہیے. بہت سالوں تک بھارت کے اندر کانگریس پارٹی کی حکومت رہی اور کانگریس پارٹی نے کبھی بھی ہندو مت کے نام پر حکومت نہیں کی, جمہوریت کے نام پر, سیکولرزم کے نام پر حکومت کی. گو اس کے اندر بھی ان کی بڑی منافقت تھی, لیکن جو مودی صاحب ہیں یہ تو ایک سیکولر انڈیا کے اندر ہندوتا یا ہندو مت جو ہے اس کو رائج کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی تو بنیادی فلسفی انڈیا کی فلسفی کے خلاف ہے, نہرو کے خلاف ہے, گاندھی کے خلاف ہے. تو اس لیے ایک انٹرنل کانٹراڈکشن تو پیدا ہوگی اور وہ پیدا ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بظاہر انڈین میڈیا بھارت کے بڑے شعلے جو ہیں ان کو آگ دے رہا ہے, ہوا دے رہا ہے, لیکن چونکہ وہ معاشی طور پر مضبوط ہیں, ان کے جو کارپوریٹ جو ادارے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں, اسی پراپیگنڈے سے انہیں نقصان پہنچے گا. ان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ افیکٹ ہوگی, ان کا بزنس افیکٹ ہوگا, میڈیا افیکٹ ہوگا. تو جس طرح مودی جی کو خود اپنی آگ میں جل رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنے وار مانگرز تھے, جنگ کے شعلے بلند کرنے والے, جنگ کے نعرے بلند کرنے والے, یہ خود اپنے ہی جال میں پھنس رہے ہیں, کیونکہ جنگ کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جنگ میں آخری تھپڑ کون مارے گا. یہ آئے تھے پاکستان کو سبق سکھانے اور آخری تھپڑ خود کھا کے چلے گئے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ جنگ چھیڑنے والے کی مرضی کے مطابق ختم نہیں ہوتی, جنگ کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. مظہر عباس صاحب, جس طرح سے ابھی سہیل بڑائی صاحب نے بھارتی میڈیا کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے جنگ کے حوالے سے جو عوام میں ایک پینک کریٹ کی گئی, بھارتی میڈیا کے کردار پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے 9/11 کے بعد دنیا میں فیک نیوز بڑی تیزی سے پروان چڑھی ہے, اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ عراق میں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی خبر تھی, جو باقاعدہ ایک پلان طریقے سے پھیلائی گئی. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہاں بعد میں 2004 میں غالباً مئی 2004 میں وہاں 3 بڑے اخبارات نے, جس میں نیو یارک ٹائم, واشنگٹن پوسٹ اور ٹائمز شامل تھے, انہوں نے پبلکلی یہ اعتراف کیا کہ وہ بش انتظامیہ کو صحیح معنوں میں اس خبر کے حوالے سے اسکروٹنائز نہیں کر سکے. اور ایک نے تو پبلک اپولوجی کی اپنے ریڈرز کے ساتھ کہ وہ معافی مانگتے ہیں اپنے ریڈر سے کہ انہوں نے ان کو مس لیڈ کیا عراق کے بارے میں. یہ بذات خود ایک بڑی بات تھی کہ آپ پبلکلی اس چیز کو ایڈمٹ کریں. اس چیز کو یہی چیز دیکھیے, اب یہ اس میں چاہے وہ پاکستانی میڈیا میں بھی بعض سچویشنز میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک دوسرے کو غداری کا سرٹیفکیٹس تک دیے, میڈیا کے چینلز نے ایک دوسرے کو غداری کے سرٹیفکیٹس دیے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہم کتنا بڑا ایک دوسرے پہ الزام رکھ دیتے ہیں بعض اوقات. لیکن انڈین میڈیا جو ہے اس وقت, وہ ایک انڈین میڈیا اس وقت پاکستان فوبیا میں مبتلا ہو چکا ہے, اور وہ ایک ایسے میڈیا کے طور پہ سامنے آ رہا ہے کہ جس کے اندر نیوز روم نہیں ہے, صرف وار رومز ہیں, اور وہ ہر طرح کی جنگ ہے. وہ صرف یہ جنگ نہیں ہے جو 2 ملکوں میں لڑی جاتی ہے,
वो एक ऐसी जंग में अपने आप को उसने जो है वो धकेल दिया है कि जहां जो वाहिद कैजुअल्टी नज़र आ रही है इस वक्त इंडियन मीडिया में, वो जर्नलिज्म की कैजुअल्टी नज़र आ रही है। यानी वहां आपको सहाफ़त नहीं नज़र आ रही, वहां आपको सहाफ़ी नहीं नज़र आ रहे, वहाँ के जो बाय एंड लार्ज, सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन बाय एंड लार्ज ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो जो रिपोर्टर्स हैं वो एक सोल्जर्स के तौर पे नज़र आ रहे हैं, जो एंकर्स हैं वो एक जनरल्स के तौर पे नज़र आ रहे हैं, और वो एक कंट्रोल न्यूज़ रूम के बजाय एक कंट्रोल वॉर रूम नज़र आ रहा है। हमारे यहाँ भी इस मामले में कुछ चैनल्स ने इस तरह की कोशिश की। यानी फ़र्ज़ करें एक चैनल ने जो है वो अपने एंकर्स को जो है वो वर्दियाँ पहना दी, जो कि बेसिक जर्नलिस्टिक उसूलों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आपको अपने बुनियादी उसूलों से अगर आप इन्हिराफ करेंगे तो आप कहीं ना कहीं बंद गली में जाके फंस जाएंगे, और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान खुद आपको होता है। ठीक है मज़हर साहब। हबीब साहब, आप भी ये समझते हैं भारतीय चैनल्स ग्राफिक वॉर रूम्स बन चुके हैं अब? देखिए, जो मज़हर साहब ने बात की उसकी बड़ी अच्छी डिपिक्शन एक कार्टून में भी नज़र आ रही है जो आजकल सोशल मीडिया पे, लेकिन मुझे नहीं पता वो बनाया किसने है, कि पीछे एक सियासी बूट है, उसके दरमियान में मीडिया है, और सबसे आगे एक फ़ौजी है जो महाज़ जंग पर जाने से इनकार किए हुए है, और ये बताया गया कि ये भारत की सूरत हाल है। तो देखिए, भारत की फ़ौज को घेर घार के इस तरफ ले जाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन बात यह है कि क्या भारत के पास कोई पॉलिटिकल केस है पाकिस्तान के खिलाफ? जब पाकिस्तान के वजीर आज़म ने यह कह दिया कि हम हर मौजू पे बात करने के लिए तैयार हैं, पुलवामा है या कोई और मामला है, आपके पास पाकिस्तान के अंदर किसी ऐसे शख्स के बारे में कोई मालूमात है जिसने कुछ दहशत गर्दी का इर्तिकाब किया है, तो आप हमें बताएं, हम उस पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। तो दरअसल अब भारत का पॉलिटिकल केस खत्म हो चुका है इंटरनेशनली, अलबत्ता उसका इंटरनल पॉलिटिकल केस मौजूद, वो उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है मीडिया भी। जैसे मीडिया 2014 में मोदी साहब का मुमिद और मुआविन साबित हुआ उनको इख्तिदार में लाने के लिए, इस वक्त भी वो एक हिंदुत्व और हिंदू फोबिया पैदा करके नुमाइशी किस्म के मुसलमानों को बुला के टेलीविजन के ऊपर एक फोबिया पैदा किया जा रहा है कि कोई शख्स अगर जो सवाल करे, उठाए, अमन की बात करे, तो उसको कहा जाए कि जनाब उसको हम आपको एक्सपोज कर रहे हैं, आप गद्दार हैं। अच्छा साथ, जिस तरह से हबीब साहब ने एक पिक्चर का हवाला दिया, इसी तरह से बरतानवी मीडिया हो या बाकी मीडिया, इसी तरह से भारत के एंकर्स और भारत के अंदर जो सारी सिचुएशन चल रही है उस पर ठीक ठाक मजाक उड़ा रहा है। मैं जी ये बात करता चलूँ, हबीब साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और अभी थोड़ी देर पहले मज़हर अब्बास साहब जो बात कर रहे थे न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट की, पिछले दिनों के अंदर शायद मज़हर साहब ने भी देखा हो, पिछले दिनों के अंदर, पिछले 2-3 दिन के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर मुख्तलिफ आर्टिकल्स पाकिस्तान इंडिया की कशीदगी के ऊपर छपे हैं। उसके अंदर से मेजॉरिटी आर्टिकल्स, और ख़ास तौर पे वॉशिंगटन पोस्ट का एक 2 दिन पहले का आर्टिकल, अगर मैं तारीख आगे पीछे नहीं कर रहा, तो उसके अंदर आर्टिकल इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी के ऊपर नहीं छपा। यहाँ पे इंडिया के क्लेम्स जो कि जी टेररिस्ट सेल्स यहाँ पे मौजूद हैं उसके ऊपर नहीं छपा, इंडिया की मिलिट्री के ऊपर नहीं छपा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के मीडिया के ऊपर और उसका कितना नेगेटिव कैरेक्टर रहा है सारी सिचुएशन के अंदर, इसके ऊपर अब एडिटोरियल्स छप रहे हैं बैरून मुल्क अखबारों के अंदर। तो ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। हबीब साहब ने बिल्कुल एंड में भी बड़ी अच्छी बात की कि जो ओरिजिनल क्लेम था, मैं एक जुमले के अंदर, जो ओरिजिनल क्लेम था इंडिया का कि जी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट पनाहगाहें हैं जिनको कि हमने डिस्ट्रॉय किया है, फिर उन्होंने कहा कि जी हमने 300-350 बंदा मार दिया है। अच्छा, अगर आपने मार दिया है, आपका क्लेम मान लेते हैं आपने मार दिया है, तो फिर अब जंग किस बात की है? अब किस बात के ऊपर वॉर मॉन्गरिंग हो रही है? आपका जहाज हमारी एयर स्पेस में आया तो हमने गिराया, आपने यहां पे आके अपने क्लेम के मुताबिक आप कहते हैं कि आपने टेररिस्ट मार दिए, तो अब कशीदगी, अब फौजें सरहद पे क्यों हैं? अगर आपने क्लेम अचीव कर लिए, तो जो गोल शिफ्टिंग हो रही है, हबीब साहब ने दुरुस्त कहा कि इंडिया के अंदर जंग के लिए गोल शिफ्टिंग हो रही है, और ये वही गोल शिफ्टिंग है जो 2003 के अंदर इराक की जंग के लिए अमेरिका के अंदर हुई। ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान की सिफारती महाज पर कामयाबी की। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सिफारती महाज की बात करते हैं जहां पाकिस्तान एक के बाद एक कामयाबी हासिल कर रहा है, लेकिन यहां पर भी भारत तन्हाई का शिकार नज़र आ रहा है। सुहेल वड़ाई साहब, आप समझते हैं हम दुनिया को बता सके कि हम शिद्दत पसंद नहीं है? मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा हमने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए। पहली दफ़ा हम जारहियत के मुर्तकिब नहीं हुए, हमने अपना दिफा किया,
ہم نے بڑی احتیاط سے کام لیا, ہم نے پائلٹ واپس کیا, وار مانگرنگ نہیں کی, پاکستان میں جذبات کو ٹھنڈا اور تحمل سے رکھنے کی کوشش کی. یہ سارے وہ عمل ہیں جن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اور ڈیفینیٹلی بالآخر پہلے دن جب جنگ شروع ہوئی, جس دن انڈیا نے حملہ کیا, اس دن کوئی بھی ہماری حمایت میں نہیں بولا, حتیٰ کہ مسلمان ملک بھی چپ رہے. لیکن جس دن ہم نے پائلٹ کو رہا کیا, اس دن امریکہ, یورپ اور سب پاکستان کی حمایت میں بولے. تو ہم نے 3-4 دن کی جنگ میں انڈیا کو جارح ثابت کیا ہے اور اپنے آپ کو ایک امن پسند ملک ثابت کیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. مظہر عباس صاحب, ہم نے ایک اچھا پرسیپشن کریٹ کر لیا عالمی دنیا میں, اب آگے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے, ہمارے جس طرح بھی سہیل صاحب کہہ رہے تھے, ان کی بات سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے ہمیں ابھی کچھ بہت بنیادی فیصلے کرنے باقی ہیں, اور اگر ہم نے وہ فیصلے نہیں کیے تو ہم اگین ایک بڑی مشکل صورتحال سے دوبارہ دوچار ہو سکتے ہیں. جو انتہا پسند گروپس ہیں ان کے بارے میں آپ نے ہر صورت میں فیصلے کرنے ہیں ہماری ریاست نے, اور یہی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے کہ ہم نے دیکھا ممبئی والے واقعے میں بھی ہمیں یہ نظر آیا صورتحال کہ ریاست پاکستان ملوث نہیں تھی, لیکن چونکہ آپ کے یہاں اس طرح کے گروپس موجود ہیں تو وہ گلوبلی جو ہے وہاں کنسرن آج بھی موجود ہے. اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ پاکستان کے اس پورے عمل کو اپریشیٹ کیا گیا, عمران خان صاحب کی بے انتہا تعریف کی گئی, پاکستان کے پیس انیشیٹوز کی بے انتہا تعریف کی گئی, مگر بھارت کی مذمت نہیں کی گئی. ہمیں کسی ملک کی طرف سے بھارت کی جارحیت کی مذمت نظر نہیں آتی. یہ تو نظر آتا ہے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جی مل کر بات چیت کر کے اپنے مسائل حل کرنے چاہیے, چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے, لیکن بھارت کو جارح کہنے والا ابھی ایک ملک بھی ہمیں نظر نہیں آتا. ٹرکی نے تھوڑا سا اسٹرانگلی وہ کیا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے, اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ہمیں بہت شدت سے ضرورت ہے, تاکہ ہمارا یہ جو پیس انیشیٹو ہے جو عمران خان نے لیا, اور ایون ماضی میں بھی آپ چاہے مشرف صاحب کا پیریڈ دیکھیں یا اس کے حوالے سے دیکھیں, تو پاکستان نے ہمیشہ انڈیا کے ساتھ تھرو نیگوسیشنز چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت پہ زور دیا ہے. لیکن چونکہ وہاں ایک انتہا پسند جو جماعت ہے اس کو الیکٹورل سپورٹ بھی حاصل ہے اور وہ برسر اقتدار بھی ہے, تو اس میں آپ کو ڈیفیکلٹیز پیش آتی ہیں. لیکن آپ نے دنیا کو یہ کنونس کرنا ہے اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ جو ماضی میں چیزیں ہوئی ہیں, آج کا پاکستان اس سے بڑا مختلف ہے. 2008 کے بعد سے ہم نے جو دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑی ہے, اس میں ہمیں بے انتہا کامیابی بھی ملی ہے, اور ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انتہا پسند گروپ یا آؤٹ لاؤڈ گروپس, ان کو ہم اپنی سرزمین پہ بالکل بھی ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو اس کے لیے آپ کو بہت الرٹ رہنا پڑے گا, اور آپ کو بہت بڑے فیصلے کچھ کرنے پڑیں گے, جس طرح نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے. تو اگر آپ نے وہ فیصلے نہیں کیے تو آپ ایک مرتبہ پھر ایک مشکل صورتحال میں آگے پھنس سکتے ہیں. صحیح. اچھا حبیب صاحب, اب دوست ممالک ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے, اگر ہم اس ایپیسوڈ کا اگر انالیسس کریں تو ہمیں اس میں 2 کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں, اور دونوں کی جو نیچر ہے وہ ڈیفینسو ہے, یعنی دفاعی نوعیت کی ہیں, وہ جارحانہ نوعیت کی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہمیں ہم نے دنیا پہ ثابت کیا کہ ہم ایک پرامن ملک کے طور پہ سارے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں, انکلوڈنگ دہشت گردی, بھارت کے ساتھ بیٹھ کے. تو یہ ہم نے اپنا سکہ منوا لیا ہے پوری دنیا میں کہ جناب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ورنہ پہلے ہم انکار کیا کرتے تھے کہ نہیں جی یہ بات نہیں ہو سکتی, اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی, پہلے کشمیر میں بات ہوگی. تو ہم نے اپنے جو سٹانس میں تھوڑی سی نرمی پیدا کر کے پوری دنیا کو ون اوور کیا ہے. دوسرا, اس میں ہم نے طاقت کے اعتبار سے خود کو منوایا ہے. پاکستان نے جس انداز میں انڈیا کے طیارے گرائے, اور پھر گرائے کس سے؟ JF تھنڈر سے. اب JF تھنڈر پاکستان کی ایک ایسی طاقت بن کے آیا ہے جو پوری دنیا کے ڈپلومیٹک سرکلز میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو انڈیجنس ہے, بڑی حد تک خود بنایا ہے, اور یہ
یہ بڑی جنگ کو ہینڈل کر سکتا ہے. تو ایک ہماری طاقت کا تاثر ابھرا ہے اور ایک ہماری امن کا تاثر ابھرا ہے. تو اب ان دونوں تاثر کو کیا ہم نے ٹرانزیکشنل لیول پہ رکھنا ہے, یعنی صرف ایک دفعہ ہوا اس کے بعد ہمارا دفتر خارجہ بھی خاموشی سے بیٹھ جائے گا, حکومت بھی خاموشی سے بیٹھ جائے گی, اس کے بعد شدت پسندی کے خاتمے کی جو کوششیں ہم وہ بھی نہیں کریں گے اور پھر ہم اچھے اچھے گن گانا شروع کر دیں گے. ایسا ہوا تو سمجھیے کہ یہ ہم نے ناکامی کی بنیاد رکھ دی. ہمیں اس سلسلے کو, اس تھرسٹ کو لے کے آگے چلنا ہے. ہم نے جو راستہ بنایا ہے اس پہ بھی بہت سارے سخت مقام آتے ہیں, ہمیں ان سخت مقامات کو انٹرنلی پاس کرنا ہے. پاکستان کے اندر سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی شخص جھوٹا ہے, سچا ہے, وہ کیا آخر ایسا کیوں ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کے خلاف انڈیپینڈنٹلی مسلح وار کی مسلح جدوجہد کا اعلان کرتا ہے؟ ایسا شخص کیوں ہے جو کبھی بنام مذہب, کبھی بنام وطن, کبھی بنام یہ, کبھی بنام وہ مسجد کے ممبر کو غلط استعمال کرتا ہے؟ ہمیں ایسے اشخاص کی بے خونی کریں گے تو دنیا میں جو ہمارا وقار بحال ہوا ہے وہ مزید سسٹینیبل ہوگا. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو دنیا پھر آگے چل کے دوبارہ ہماری طرف انگلیاں اٹھانا شروع کر دے گی. ہمیں اپنے دامن پہ جو ماضی کے داغ ہیں ہم نے بڑی حد تک دھو دیے ہیں. اب ہمیں دنیا کو دکھانا ہے کہ دیکھیے ہم نے دھو دیے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے. ساتھ یہ جو ہم نے ٹرسٹ گین کیا عالمی دنیا کا, اس ٹرسٹ کو لے کر آگے کیسے چلیں؟ میرا خیال ہے کہ بالکل درست نشاندہی کی گئی ہے. میں صرف اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آخر میں حبیب صاحب نے بات کی, یہ بات درست ہے کہ ہم نے کافی حد تک اس طرح کے تمام عناصر کو اگر پاکستان میں جہاں جب بھی موجود تھے ان کے ساتھ ہم نے اپنی انٹرنل وار آن ٹیرر لڑ کے تو ان سے اپنا خاتمہ کیا. لیکن اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے نہ صرف کہ پرائم منسٹر صاحب نے بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی اپنی ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس کے اندر کہا کہ جی ہم ان لوگوں سے انڈیا کے لیے یا افغانستان کے لیے یا امریکہ کے لیے نہیں لڑ رہے. ہم اس طرح کے عناصر سے جو ہم نے جنگ کی ہے وہ پاکستان کے اپنی سالمیت کے لیے کی ہے. ہم نے اپنی جنگ اگینسٹ وار آن ٹیرر لڑی ہے. تو یہ بات ہمیں میرا خیال ہے کنٹینیو کرنی پڑے گی. میں صرف دو باتوں کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ جو جے ایف تھنڈر والی بات ہوئی یہ بات بالکل درست ہے. اس میں صرف ایک بات ایڈ کرنی ضروری ہے کہ ہم نے اپنے جے ایف تھنڈر سے ان کے SU-30 بھی گرایا, صرف مگ نہیں SU-30 بھی گرایا جو کہ ان کا 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہے, جو کہ ان کا مطلب ایفیکٹولی F-16 F-18 کے کمپیٹیبل ایئر کرافٹ ہے. اور مظہر صاحب کی ایک بات کو میں تھوڑی سی اس میں وضاحت کرتے ہوئے سر آپ کی اجازت سے کہ جو آپ نے کہا کہ انڈیا کو کنڈیم نہیں کیا, میں صرف اس میں وضاحت یہ کرتا چلوں کہ انڈیویجول کنٹریز نے تو شاید نہیں کیا لیکن OIC کے بیان کے اندر انڈیا کو کنڈیم ضرور کیا گیا. میں وہ سٹیٹمنٹ کا ٹکڑا تھوڑا سا پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ دی OIC ریزولوشن آلسو کنڈیم ان the strongest terms the recent wave of Indian terrorism in occupied Jammu and Kashmir. تو پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری کی وجہ سے OIC کے بیانیے کے اندر جب پاکستان نہیں بھی گیا تو انہوں نے کشمیر کے اندر بھارت کی جاہریت کو سٹیٹ ٹیررزم کہا. صرف مانا نہیں, سٹیٹ ٹیررزم کہا, جو کہ آج سے پہلے اس طرح کے بیانات انفارچونیٹ نہیں آ سکے. یہ بہت بڑی ڈپلومیٹک وکٹری اور اس کو آگے کنٹینیو کرنا پڑے گا. آگے بڑھیں گے, واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سہیل بڑائی صاحب, پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی تنازع مسئلہ کشمیر کیا ہے؟ کیا دنیا نہیں جانتی کہ امن کا راستہ کشمیر سے ہو کر ہی گزرتا ہے؟ ڈیفینیٹلی دنیا جانتی ہے اور پاکستان اور کشمیر کے لوگوں نے بڑی جدوجہد کی ہے. پاکستان نے ہمیشہ اخلاقی حمایت کی ہے اور کشمیر کے لوگوں نے اپنے خون سے ایک نئی تاریخ رقم کی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب کشمیر کے اندر سیاسی جدوجہد کو تیز کرنا چاہیے اور بھارت کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ مارشل لا اٹھائے وہاں سے, وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کو کام کرنے دیا جائے, وہاں ایک یونائٹڈ کشمیر پارٹی جو ہے وہ وجود میں آئے اور وہ انڈیا کا بھی الیکشن لڑے تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ بھارت سٹیٹ الیکشن کے اندر بھی ہارا ہے. اور مجھے پوری یقین ہے کہ اس وقت اگر الیکشن ہوئے تو جس قدر نفرت بھارت کے خلاف ہے
मुझे लगता है कि जो मकबूजा कश्मीर की असम्बली है वो भी ये करारदाद पास करेगी कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। मज़हर अब्बास साहब, आपने भी ये बात की कि मजम्मत नहीं की गई मसला कश्मीर में जो तमाम तर सूरत हाल है, कश्मीरी खौफ के आलम में मुब्तला है। अब पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका इफेक्टिवली वॉइस रेस कर सकते हैं मजीद मसला कश्मीर पर। देखिए, अभी जो साथ बात कर रहे थे, कल तक मैं भी उस रेजोल्यूशन के हवाले से बड़ा मुतमईन था कि ये कम से कम शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेजेंस ना होने के बावजूद भी ये रेजोल्यूशन पास हुआ, और ये ज़ाहिर है हमारे लिए एक बड़ी हौसला अफजा बात है। लेकिन आज की जो अखबारात में कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स छपी हैं कि रेजोल्यूशन तो ज़रूर पास हुआ, लेकिन वहाँ का जो डिक्लेरेशन था, जो 20 पॉइंट्स डिक्लेरेशन था, उसमें ये चीज़ मिसिंग थी। तो अब मुझे नहीं पता कि ये किस हद तक दुरुस्त है या नहीं है ये खबर। जी बिल्कुल। लेकिन अगर ये खबर दुरुस्त है कि मेन डिक्लेरेशन में ये इसको शामिल नहीं, इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, तो हमारे लिए कंसर्न है। दूसरी बात ये कि कश्मीर का बहुत स्ट्रॉन्ग केस है हमारा, बदकिस्मती से, और इसमें साथ ज़ाहिर है बेहतर बता सकते हैं, वो वकील भी हैं, कि हमारी बदकिस्मती ये रही है, और उस केस की तरह के जो बहुत स्ट्रॉन्ग केस हो लेकिन आप उसकी वकालत अच्छी ना कर सकें। हम बदकिस्मती से इस स्ट्रॉन्ग केस की वकालत दुनिया में अच्छी नहीं कर सके। हमने दुनिया को कश्मीर के हवाले से पॉलिटिकली उतना ज़्यादा कन्विंस नहीं कर पाए जितना स्ट्रॉन्ग केस ये था और जितना जेन्युइन केस है। हम उस हवाले से भी दुनिया को बहुत बावर नहीं करा सके कि वहाँ किस हद तक इंसानी हुकूक की वायलेशन हुई है। वहाँ ही की कुछ आवाज़ें, उन आवाज़ों ने दुनिया को बताया, और उसकी वजह से पिछले साल यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने एक स्ट्रॉन्ग जो है रिपोर्ट उस हवाले से जारी की। तो हमें पॉलिटिकली दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि वहाँ की जेन्युइन स्ट्रगल है, इंडिजिनस स्ट्रगल है, वहाँ की जो हुर्रियत लीडरशिप है उससे ज़्यादा सीनियर लीडरशिप आपको मिल नहीं सकती जो मसाइल को गुफ्तगू के ज़रिए हल करवाना चाहते हैं। अगर उस वक्त की आज की हुर्रियत लीडरशिप भी नहीं रही तो फिर बिल्कुल चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। तो हमें दुनिया को बावर कराने के लिए कश्मीर कमेटी में हम सियासी तौर पे लोगों को ज़्यादा रखते हैं, और बदकिस्मती से वो लोग कश्मीर कमेटी में ज़्यादा होते हैं कि जिनसे अगर आप इंडिविजुअली कश्मीर का केस पूछें तो उन्हें कश्मीर के केस का नहीं पता होगा। कश्मीर कमेटी में चाहे वो टेक्नोक्रेट्स हों या फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर्स हों या लेजिस्लेचर्स हों, कम से कम उन्हें कश्मीर की पूरी तारीख का पता ज़रूर होना चाहिए, ताकि दुनिया को ये बता सकें कि कश्मीर का केस हिंदुस्तान का क्यों कमज़ोर है और पाकिस्तान का क्यों मजबूत है। सही। हबीब साहब, जो कि अब दुनिया हम पे ट्रस्ट कर रही है, तो इस केस को हम मजीद कितना स्ट्रांगली पोर्ट्रेट कर सकते हैं? देखिए, ये भारत की हमाकत की वजह से ये केस दोबारा इंटरनेशनलाइज हो गया है। इससे पहले जब हम कश्मीर पर बात करते थे तो हमें बहुत 90 की दिहाई याद कराई जाती थी, कुछ इनकर्जन याद कराई जाती थी। 9/11 के बाद हमने देखा कि कश्मीर पर हमारा केस मुसलसल वीक होता चला गया। ये कश्मीरियों की अपनी जद्दोजहद है जिसकी वजह से पहले कश्मीर दुनिया की नज़रों में आया, और भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके दुनिया इसको एक दफ़ा फिर इंटरनेशनलाइज कर दिया। अब इस इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कश्मीर इशू से हमें, मेरा ख्याल है कि अब फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर तो हमने मामला फिर वही मजहर भाई वाली बात कि अगर हमने कश्मीर कमेटी के सुपुर्द कर देना है तो फिर तो इसका मतलब है कि उस पे इन्ना लिल्ला पढ़ ली जाए। लेकिन अगर हमने वाकई इस पे काम करना है तो हमें ये काम पॉलिटिकली और मीडिया के साथ मिल के करना होगा। पाकिस्तान को जर्नलिस्टों के ग्रुप्स और सियासतदानों के ग्रुप्स को मिलाकर पूरी दुनिया के दारुल हुकूमतों में भेजना चाहिए ताकि वहां पर इफेक्टिव तरीके से ये केस प्लीड हो सके। मेरा तजुर्बा यह है कि पाकिस्तान के बेशतर सफारतकार कश्मीर के मसले से आगाह ही नहीं है, और दूसरी बात यह है कि कश्मीर में किसी ज़माने में हमारे हर सफारत खाने में कश्मीर डेस्क हुआ करता था, लेकिन अब मैं देखता हूं कि वो कश्मीर डेस्क जो है बिल्कुल आप यूं कहिए कि हर चंद कहें कि है नहीं है वाली सूरत हाल से दो चार है। हमें अगर वाकई एग्रेशन तो साइंटिफिक एग्रेशन हमें दिखाना पड़ेगा ताकि हम कश्मीर की वाकई डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट करें और कश्मीरियों के मामले को दुनिया के सामने लाएं।
صحیح साहब, इस केस की वकालत मजीद बेहतर अंदाज में हम अब कैसे कर सकते हैं? देखिए मजहर साहब ने बड़ी ज़रूरी बात की, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि बड़े अरसे से हमारे पॉलिटिकल और नेशनल नैरेटिव में से मिसिंग है। सबसे पहली तो बात मैं एक जुमला ही कहता चलूँ कि कश्मीर कमेटी और उसमें मौलाना साहब हों या दीगर लोग हों जिनको अकोमोडेट पिछले 10-15 सालों के अंदर किया गया, उसको तो तकरीबन इस इक्वेशन में से निकाल ही दिया जाए। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस जो कि कश्मीर के हक के अंदर हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशंस जो कि कश्मीर के हक के अंदर हैं, जो कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है उनको जो एडजुडिकेट करने के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और हेग जैसे फोरम्स मौजूद हैं, इसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पूरे कवानीन लिखे हुए हैं। मजहर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, उन कवानीन की इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी वो भी उन कन्वेंशंस के अंदर, उन कवानीन के अंदर मौजूद है। किन केसेस के अंदर आप हेग के अंदर केस फाइल कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, जिस तरह के सर्बिया मुल्कों के यूएन रेजोल्यूशन की क्या सैंक्टिटी होती है उसको करवाया जाएगा, जिनेवा कन्वेंशंस को कैसे इंप्लीमेंट करवाया जाएगा, सिक्योरिटी काउंसिल की वकालत हेग के अंदर कैसे होगी, आईसीजे में कैसे होगी, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में कैसे होगी। ये स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं लॉ की। इंटरनेशनल लॉ सारी दुनिया के अंदर, सारे ममालिक के अंदर स्पेशलाइज्ड फील्ड है, पाकिस्तान के अंदर भी होना चाहिए। जब आपके सामने रेजोल्यूशन ना हो, कश्मीर के हक में रेजोल्यूशन ना हो, तो यह सियासी मामला है। जब आपके हक में एक नहीं, दो नहीं, 20 रेजोल्यूशंस हैं कश्मीर के हक में, तो यहां से आगे लीगल मामला है। मजहर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, पाकिस्तान को इसको लीगली पूरी तरह उठाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इमरान खान की गवर्नमेंट ये काम करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार सुहेल बड़ाई साहब और मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।